इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजन पढ़ेंगे क्लास, और बहुत सारे कॉजेस पढ़ेंगे। अब मैं अगर इन्फ्लेशन के रीजन में जाऊंगा तो क्या रीजन हो सकता है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, सो इन्फ्लेशन का मेन कॉजेज क्या है वो हम देखते हैं क्लास। ओके, चलिए, इन्फ्लेशन का कॉजेज, दो तरह के कॉजेज आपको पढ़ने हैं। या तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन हो सकती है या क्लास सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हो सकती है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई घट जाती है, डिमांड वही रहती है, सप्लाई घट जाती है। और जब डिमांड साइड इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ड्यू टू डिमांड्स बढ़ती चली जाती है और उसकी वजह से सप्लाई नहीं बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। अब क्लास ये बताना है आपको कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन हम पढ़ते हैं पहले, जिसे हम बोलते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन। डिमांड लिख लीजिए आप, डिमांड पूल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड्स पूल इन्फ्लेशन। डिमांड पूल इन्फ्लेशन में दो चीज़ें आपको ध्यान देना क्लास। देखो, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो चीज़ों को समझ लो और आपको सिस्टमेटिक तरीके से पता होना चाहिए, तो आप जो मर्जी लिखते रहेंगे क्लास एग्ज़ाम में। सबसे पहले देखो, हम बात कर रहे हैं डिमांड की। क्या क्लास? डिमांड की। ध्यान समझना, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी आ रही है एग्रीगेट डिमांड्स की बात हो रही है। तो आप बोलेंगे कि यह हमारा एग्रीगेट डिमांड्स हो गया, और इस एग्रीगेट डिमांड्स को हम सी कहते हैं, आई कहते हैं, जी कहते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब या तो मार्केट में कंजप्शन बढ़ जाए, जब मार्केट में कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड्स बढ़ेगी, या मार्केट में जब कंजप्शन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो लेबर कैपिटल की डिमांड्स ही बढ़ेगी। और जब लेबर कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आएगा, वो भी एक्सपेंडिचर वगैरह करेंगे, और आप फिर एक्सपोर्ट करेंगे, उससे आपका भी इनकम आएगी। तो यानी कि ये कि पूरा का पूरा जो इक्वेशंस है वो क्या दिखाता है आपको? ये एग्रीगेट डिमांड को दिखाता है, और इसमें चेंजेस आएगा अगर एग्रीगेट डिमांड क्लास, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये बढ़ेगा क्यों एग्रीगेट डिमांड्स? तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला होता है कि ड्यू टू द कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, ये सारे रीजंस बन जाएंगे। अब हम दो चीज़ लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं क्लास मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्लास क्या होता था बताइए कि जब इकोनॉमी में बैंक रेट घट जाएगा, क्या लेंगे? मतलब ठीक है, चलो बैंक रेट की बात करते हैं। बैंक रेट डिक्रीज हो गया, CRR डिक्रीज हो गया, SLR डिक्रीज हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल हो गई, जो भी है। तो कुल मिला के इन सब का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा क्लास कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फॉल होगा, और इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो आगे इन्वेस्टमेंट होगा। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनकी इनकम भी आएगी। जब उनकी इनकम आएगी तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। यानी कि लोगों के पास इनकम तो जाएगी, डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। तो होगा क्या कि मार्केट में महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जो डिमांड को इंक्रीज करे, वो पॉलिसी
डिमांड साइड पॉलिसी हो सकती है। एक और लेते हैं, हम मानते हैं क्लास फिजिकल पॉलिसी लेते हैं। अगर फिजिकल पॉलिसी की बात करें, मान के चलो गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया या गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट टैक्स भी कम कर देती है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है तो क्या होगा क्लास मार्केट में? सो यस, वाई एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट IS कर्व जो है राइट हैंड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड शिफ्ट होगा तो मार्केट में क्या होगा, एक समय तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लेकिन GDP अगेन बढ़ेगा। जब आपका GDP अगेन बढ़ेगा तो आपकी पर कैपिटल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है तो उसके वजह से भी कंजप्शन बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किया है, लोगों के पास इनकम आ रही है, उसकी वजह से भी कंजप्शन बढ़ेगा। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। और कंजप्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। मतलब फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो लेबर कैपिटल की भी डिमांड बढ़ेगी। तो लेबर की कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी तो वेज रेट भी तो बढ़ेगा, वेज रेट बढ़ेंगे। और जब मार्केट में वेज रेट बढ़ते हैं तो लेबर के पास पैसा आता है, उनकी इनकम बढ़ती है। तो जब वेज रेट बढ़ेगा तो उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी और उनकी इनकम बढ़ने से उनके डिमांड से भी बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इतनी जल्दी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा तुरंत आ जाएगा, वेज रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी मार्केट में सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी हो गई क्लास। एक और पॉलिसी लेते हैं, कौन सी लेंगे? गवर्नमेंट पॉलिसी ले लिया दोनों। हम लेते हैं क्लास ट्रेड पॉलिसी ले लेते हैं। ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है और मान चलो इंपोर्ट जो है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। गवर्नमेंट ऐसा कुछ पॉलिसी लगाती है कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बेटर हो जाए और हमारी कंट्री का इंपोर्ट जो है कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा क्लास बताएंगे, हमारा नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। यस, नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज। अगर नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया तो आपके पास कंजप्शन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट आएगा तो एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ेगा। तो यहाँ भी होगा, इससे हमारी कंट्री का GDP बढ़ेगा। GDP बढ़ेगा तो पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी और पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो इंडिविजुअल की कंजप्शन भी बढ़ेगा। इंडिविजुअल का कंजप्शन बढ़ने से मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर अगेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास अगेन इनकम आ जाएगी, मल्टीप्लायर प्रॉपर वर्क करेगा, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। तो क्या होगा, डिमांड्स बढ़ता जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। हमें कहना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या? जो डिमांड को पुल करते हैं ड्यू टू डिमांड साइड पॉलिसी, उसे बोलते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ड्यू टू डिमांड। अच्छा ये बताइए, अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, डिमांड पुल है या डिमांड डाउन है क्लास? मार्केट में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस केस में क्या हुआ था सर? सप्लाई पुल इन्फ्लेशन हुई थी क्योंकि डिमांड, मतलब देखो सर, लोगों के पास पैसा तो था नहीं ना। यस ऑफ कोर्स, तो उसको हम सप्लाई पुल इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। यस सर। क्योंकि देखो उस टाइम मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई थी या कम हो गई थी, मार्केट में सप्लाई कम हो गई थी मार्केट में, तो वहाँ पर दोनों इम्पैक्ट आया था, सप्लाई भी कम हो गई थी और लोगों की डिमांड भी कम हो गई थी। तो एक तरफ डिमांड जो नेसेसरी गुड्स की थी ही, बाकी सप्लाई भी कम हो गई थी। हम उसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे जब सप्लाई साइड पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ये है कि पहले तो
मार्केट में डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, पहले तो मार्केट मनी सप्लाई कम हो गई, बाद में मनी सप्लाई बढ़ी। तो अब हम क्लास एक काम करते हैं, इस चीज़ को एक ग्राफ में समझाता हूँ आपको। चलिए आप एक ग्राफ बना लीजिए, दिख रहा है बेटा? क्लास यहाँ दिख रहा है ना? ओके, आपसे एक बात करूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, सप्लाई साइड ऐसे, ये किसकी सप्लाई है? केंजियन की। ये किसकी सप्लाई थी क्लास? मोनेटिस्ट की थी। और ये सप्लाई किसकी है? क्लासिकल की। याद नहीं आया? एग्रीगेट सप्लाई ऐसी होती है क्लास, ठीक है। और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड्स है। तो शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट सप्लाई प्राइस यहाँ पर इक्वल है। ये Y0 है, यानी कि P0 है, या क्वांटिटी कह सकते हैं आप इसको, या इसको आप GDP कह सकते हैं। Y1 हो गया। ओके, अब क्लास मान के चलो इसमें से कोई ऐसा रीजन आया जिससे डिमांड्स बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड D1 हो गई, तो प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया, और Y1 भी बढ़ गया। ये समझ आ गया? अब मैं बोलता हूँ कि किसी और की वजह से फिर अगेन किसी और पॉलिसी लेते हैं, डिमांड साइड पॉलिसी, जो कि हमारी डिमांड्स को और बढ़ा देती है। तो हम बोलेंगे ये क्लास P2 और Y2। तो क्या ये इन्फ्लेशन है क्लास? बताएंगे क्लास, ये इन्फ्लेशन हो रही है? प्लीज, इट इज ए इन्फ्लेशन। अभी इसको हम नहीं बोलेंगे इन्फ्लेशन, अभी बोलेंगे कि अभी यहाँ पर प्राइस लेवल बढ़ रहा है। सो जनरली प्राइस लेवल बढ़ रहा है, लोग चिल्लाना शुरू कर रहे हैं यार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ी हुई है, अभी स्टार्टिंग पीरियड है। क्योंकि इस केस में देखिए थोड़ा बहुत तो प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये क्यों है? क्वांटिटी है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर सप्लाई क्या हो जाती है? बोलिए यार क्लास, वर्टिकल हो जाती है। तो इस केस के बाद क्या होगा कि डिमांड्स बढ़ेगा, डिमांड्स इंक्रीज होगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? 3, 4 और चले जाइए, तो क्या हुआ? बोलिए भाई। क्लास आपको मेरी क्लियर बात समझ नहीं आई क्या? मुझे ये बताना था कि जैसे जैसे मार्केट में डिमांड तो बढ़ रही है, बट मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद सप्लाई क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। और जब सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी तो E1 मतलब E2, E1, E2, E3, E4, E5 होगा क्या कि इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे आप? इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, बहुत तगड़ी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, हाइपर इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। और जब इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से 20%, 100%, 50% बढ़े और डिमांड सप्लाई बिल्कुल ना बढ़े, सप्लाई बिल्कुल ना बढ़े, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। उसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे क्लास। तो ये समझ में गया कि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे लेकिन एक टाइम तक तो सप्लाई थोड़ा सा बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद हमारी सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ प्राइसेस बढ़ता है, इसे बोलते हैं डिमांड साइड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू डिमांड साइड पॉलिसी, ड्यू टू डिमांड। ठीक है, सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बताइए क्लास।